जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 23 सेशन इससे पहले कर लिया है। क्योंकि इससे पहले वाला जो सेशन था वो हमारा था प्रमुख झील, भारत में कौन कौन सी झील है, किस प्रकार की झीलें हैं, वह कहाँ पर स्थित है, इन टॉपिक को लेकर के हमने डिस्कस किया था। तो आज के इस सेशन में हम उसी से आगे करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो भी मनुष्य संबंधित घटनाएं हैं या फिर जो भाषा संबंधी घटनाएं हैं या फिर जो महाकाव्य है, रामायण महाभारत, इनके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं विस्तार रूप में। साथ ही साथ इसके साथ साथ कुछ फैक्ट भी बताते चलेंगे हम, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए नॉलेजेबल हो। तो चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा और अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना। जहाँ पर लगे कि लिखना चाहिए वहाँ पर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चलिए करते हैं हम शुरू पहले नंबर के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है। ठीक है, इसका सही आंसर है नर्मदा घाटी पर मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण मिलता है। ये आपको याद रखना है। इसको देखना, जो हमारा मानव का इतिहास है, इतिहास को 3 भागों में डिफाइन किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ठीक है, जिसे आप लोग नव पाषाण काल कहते हो। इनमें से जो सबसे प्राचीन है आपका पूरा पाषाण काल। और आपको याद रखना है जो पूरा पाषाण काल है, इसी काल में लगभग मनुष्य की 99% जो घटनाएं हैं, ठीक है, 99% जो मनुष्य की घटनाएं हैं वो इसी काल में घटित हुई है। और इस काल में ही क्या हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है, इस काल में आग का आविष्कार हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना की गई थी? सही उत्तर है आर्य अवधि में जो है रामायण और महाभारत की रचना की गई थी। बात करेंगे रामायण की, तो रामायण में लगभग 500 सर्ग हैं। ठीक है, 500 सर्ग है और ये जो है 7 कांड में विभाजित है, 7 कांड में विभाजित है। ऐसे ही जो महाभारत है, महाभारत में लगभग 1 लाख के आसपास श्लोक है और जो महाभारत है ये 18 पर्वों में विभाजित है। किसमें? 18 पर्व है इसमें। और जो महाभारत है इसके लेखक है महर्षि वेदव्यास और जो रामायण है, रामायण के लेखक हो जाएंगे आपके महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि कौन है? रामायण के लेखक है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक आपको याद रहेगा, मैं समझता हूँ यहाँ तक जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। सो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। रामायण जो है ये किस रस में लिखा गया है? रामायण करुण रस में लिखा गया है। किस रस में लिखा गया है रामायण? तो प्यारे साथियों आपको याद रखना है रामायण जो है वो करुण रस में लिखा गया है और जो महाभारत है, महाभारत शांत रस में लिखा गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए करेंगे अगला क्वेश्चन। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किसका उपदेश बीजक में संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो साथियों कबीर का जो उपदेश है वो बीजक में संग्रहित है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा 1556 में पानीपत का द्वितीय बैटल होता है और अकबर और हेमू के बीच में होता है। ठीक है, जिनमें से विजेता कौन रहते हैं? विजेता अकबर रहते हैं। अब यहाँ पर समझना, पानीपत का टोटल 3 युद्ध लड़ा जाता है। कब कब? पहला है 1526, दूसरा है 1556 और तीसरा है 1761। 3 अलग अलग समय में 3 प्रमुख युद्ध लड़े जाते हैं। पानीपत का ये हो जाएगा प्रथम युद्ध, 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध जो है 1761 में। तो ये 3 डेट आपको याद रखना है, इतिहास के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है
कि पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत होती है। सबसे पहले आप ये देखिए, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ये 1556 में लड़ा जाता है। किन किन के बीच में लड़ा जाता है, तो ये अकबर वर्सेस हेमू के बीच में लड़ा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर विजय किसका होता है, कौन जीतता है, तो अकबर यहाँ पर विजय होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए देखिएगा, अकबर जो है इसके वंश की शुरुआत किस तरीके से होती है यहाँ पर देखना। सबसे पहले जो मुग़ल है, मुग़ल में दो कंडीशन है। कई लोग मंगोल मतलब कि मुग़ल बताते हैं और कई लोग तैमूर वंश के बताते हैं। तो यहाँ पर याद रखना, ये तैमूरी प्रथा इनका चलता है। सबसे पहले जो है इनके वंश में कौन आए थे, बाबर आए थे, ठीक है। बाबर के बाद कौन आता है, बाबर के बाद आता है हुमायूं, हुमायूं के बाद आता है अकबर, अकबर के बाद आता है जहांगीर। ये वही जहांगीर है जिसको कि आप लोग सलीम के नाम से जानते हो। जहांगीर के बाद आता है आपका शाहजहां, और शाहजहां के बाद आपका आता है औरंगजेब, ठीक है। ये मुग़ल परंपरा है, मतलब कि मुग़ल परंपरा बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। इनमें से जो बाबर है, बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है, कब, 1526 में, ठीक है। और यहाँ पर बाबर जीतता है। इसके बाद जो अकबर है ये पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ता है, और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है, 1556 में होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। इसका सही आंसर है बदायूनी, बदायूनी आपको याद रखना है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे, ठीक है। प्रथम आचार्य कौन थे, आपको याद रखना है शंकराचार्य जो है प्रथम आचार्य थे। एक चीज़ और आपको याद रखना है, जो शंकराचार्य है इन्होंने ही जो उपनिषद है हमारे उपनिषदों की व्याख्या करी है, ठीक है। कितनी उपनिषदों की व्याख्या करी है, वैसे तो उपनिषद बहुत सारे हैं, ठीक है, पढ़ने पढ़ाने योग्य बहुत सारे उपनिषद हैं, पर इनमें से जो है 10 उपनिषदों के ऊपर इन्होंने व्याख्या करी है। कितने उपनिषद के ऊपर, 10 उपनिषद के ऊपर, ठीक है। उपनिषद शब्द का लिटरल मीनिंग क्या होता है, मतलब कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है समीप बैठना। अब आप कहोगे समीप बैठना, किसके समीप बैठना, तो गुरुओं के समीप बैठना उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। ये आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। उत्तर हो जाएगा इसका चाणक्य, सही आंसर है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो चाणक्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक है। चाणक्य कौन था, चाणक्य चणी पुत्र था, पिताजी का नाम क्या था, चणी। ये चणी पुत्र चाणक्य कहलाया आगे चल करके। चाणक्य को ही हम अन्य नाम से जानते हैं, इन्हें हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं, इन्हें हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये दो नाम आपको और याद रखना है। चाणक्य जो है ये मंत्री थे, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। आप इसे मौर्य मंत्री कह लो या फिर आप इसको गुरु कह लो, दोनों में से दोनों ही सही है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मैंने अभी आपको बताया, या तो इसे आप कौटिल्य के नाम से जानते हो और विष्णुगुप्त, 3 नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, तीनों ही आपका जो ऑप्शन में रहेगा तो तीनों ही सही होगा। अगला है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी। तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये गुप्त वंश से रिलेटेड थे और इन्होंने महाधीराज की उपाधि धारण की थी। देखिए गुप्त वंश बात करेंगे हम। सबसे पहले गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त जो है
गुप्त वंश के आपके संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। कौन से? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के, नहीं सॉरी विक्रमशिला नहीं, इन्होंने, हाँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखना है, सबसे पुराना वेद का नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। वैसे वेद कितने होते हैं तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। वेद जो है 4 है। सबसे पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है आपका अथर्ववेद। चौथा कौन सा है? चौथा है आपका अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन हो जाएगा आपका ऋग्वेद। सबसे अर्वाचीन वेद कौन सा है? तो अर्वाचीन वेद हो जाएगा आपका अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद इसकी रचना कब हुई थी? लगभग 3500 वर्ष पहले इसकी रचना की गई थी। और इसमें जो है 3 देवताओं का वर्णन है। कौन कौन से? तो आपको नाम याद रखना है, अग्नि, इंद्र और सोम। इन 3 देवताओं का प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस सन में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। प्रश्न ये है कि ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये कहाँ पर है? ये है आपका मुंबई में। ये आपको याद रखना है, गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में और इंडिया गेट जो है वो है दिल्ली में। निर्माण कब होता है इसका गेटवे ऑफ इंडिया का? 1911 में होता है। और ये टोटल जो इमारत है ये सफ़ेद रंग से बना हुआ है, मतलब सफ़ेद पत्थरों से बनाया गया है इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला कौन से देश में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तक्षशिला जो है पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला ये प्रथम विश्वविद्यालय है। तक्षशिला प्रथम विश्वविद्यालय है। अगला है, किस एक्ट को काला कानून कहा गया है? ठीक है, किस एक्ट को काला कानून कहा गया है? काला कानून कहा गया है रॉलेट एक्ट को। और ये रॉलेट एक्ट कब आया था? 1773 में रॉलेट एक्ट आया था। एक चीज़ आपको याद रखना है, इसी एक्ट के तहत में 1774 में क्या हुआ था? हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत बड़ी है। जो आपका संविधान है, संविधान में एक आर्टिकल आता है अनुच्छेद 224। अनुच्छेद 224 कहता है कि भाई जितने भी राज्य हैं प्रत्येक राज्य में एक आपका हाई कोर्ट होगा। सबसे पहले देखना, जो हमारा राज्य है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो हमारा देश है 3 भागों में डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और आपका जाकर के एक देश। सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में आपका क्या होता है? आपका सामान्य कोर्ट होता है, जिला कोर्ट जिसे आप कहते हो। फिर इसके बाद स्टेट में क्या होता है? हाई कोर्ट होता है। और आपका देश में होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए जो आपका आर्टिकल 224 है वो कहता है कि प्रत्येक स्टेट में आपका एक हाई कोर्ट होना चाहिए। इसी के अनुसार आर्टिकल 226 जो है, जो हाई कोर्ट है उसके क्षेत्राधिकार की बात करता है कि हाई कोर्ट के अंतर्गत किन किन कार्यों को किया जाएगा। और आर्टिकल जो 32 है वो उच्चतम न्यायालय जिसे आप लोग किस नाम से जानते हो? सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हो। ठीक है, इसके क्षेत्राधिकार के विषय में बात किया गया है। बात कर रहे हैं हम 1774 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। और ये हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ पर की गई थी? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे कि सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ पर की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि पूना समझौता कब किया गया था? 1932 में पूना समझौता किया गया था। अगला है, यूरोपीय शक्तियों में से सबसे पहले किसने प्रवेश किया? सबसे पहले
कौन प्रवेश करता है यूरोपीय शक्तियों में से? तो आपको याद रखना है पुर्तगाल सबसे पहले प्रवेश करते हैं। सबसे पहले व्यापार के लिए पुर्तगाल भारत में आते हैं। आपको याद रखना है सबसे पहले 1498 में आपने नाम सुना होगा कालीकट, जो कि कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली केरल में आते हैं कालीकट के समीप 1498 में। ठीक है, और यहाँ पर जब ये पुर्तगाली आते हैं तो इनके स्वागत के लिए कौन खड़े होते हैं? तो उस समय जो केरल के शासक थे, जो केरल के राजा थे, वो कौन थे? केरल के राजा थे जमोरिन। ये नाम आपको याद रखना है। केरल के राजा जमोरिन सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले धम्म की शुरुआत किसने की थी? आपको याद रखना है सबसे पहले धम्म की शुरुआत सम्राट अशोक करते हैं। अब इसके पीछे की कहानी बड़ी है। सबसे पहले देखना जो धम्म है ये वास्तविक रूप में धर्म शब्द का रूपांतरण है। संस्कृत में जिसे आप लोग धर्म कहते हो उसी को ये जो बौद्ध लोग हैं वो धम्म कहते हैं। ठीक है, सम्राट अशोक जो है, सम्राट अशोक अपने विषय में बताते हैं कौन से अभिलेख में? तो 13वें जो शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया था। ठीक है, सम्राट अशोक अंतिम युद्ध कौन सा लड़ता है? कलिंग का युद्ध अंतिम युद्ध लड़ता है। और ये कलिंग कहाँ पर स्थित है? तो कलिंग जो है उड़ीसा में स्थित है। वास्तविक रूप में जो उड़ीसा है इसी का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग। और ये अंतिम लड़ाई यहाँ पर लड़ते हैं। इसके बाद सम्राट अशोक जो है किस धर्म को अपनाते हैं? बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, इस मार्ग को ये चुनते हैं, मतलब कि शांति के मार्ग को ये चुनते हैं। अब देखना जो सम्राट अशोक है ये किस वंश से रिलेटेड है? ये मौर्य वंश से रिलेटेड है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? संस्थापक आपको याद करना है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक है। इसके बाद चंद्रगुप्त का पुत्र कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त का पुत्र है बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन है? तो सम्राट अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र है। एक चीज़ आपको और याद रखना है कि जो बौद्ध धर्म है इनमें टोटल 4 संगीति होती है, जिनमें से कि जो तीसरा संगीति जो है बौद्ध धर्म का तृतीय सम्मेलन सम्राट अशोक के समय में किया गया था। और ये तृतीय सम्मेलन कहाँ पर किया गया था इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए फिलहाल में करते हैं अगला क्वेश्चन। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा धनानंद अंतिम शासक था। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा समझाना है मेरे को। देखना नंद वंश जो है इसका अंतिम शासक था धनानंद, पर इसका पहला शासक मतलब कि इसका संस्थापक फिर कौन था? तो संस्थापक के तौर पर आपको याद रखना है महापद्म नंद। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद और इसका अंतिम शासक था धनानंद। यहाँ पर नंद वंश समाप्त होता है और इसके जस्ट तुरंत बाद मौर्य वंश का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, मौर्य वंश का प्रादुर्भाव होता है और यहाँ पर मौर्य वंश का जो संस्थापक होगा कौन होगा? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक होगा। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा राजस्थान में कालीबंगन स्थित है। सबसे पहले कालीबंगन जो शब्द है इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, मतलब कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ होता है। राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और इसी को आप लोग किस नाम से जानते हो? पिंक सिटी के नाम से जानते हो। ठीक है, जयपुर में ही आपका हवा महल स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मगध जनपद की राजधानी
कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा इसका राजगृह। अब यहाँ पर समझना एक बार, जो मगध वंश है, मगध है, यहाँ पर कुल मिलाकर के 32 राजाओं ने शासक किया था, जिनमें कि सबसे पहला जो वंश था शासक करने वाला, वो कौन सा वंश था? बृहद्रथ वंश सबसे पहला वंश था जिन्होंने यहाँ पर शासन किया था। बृहद्रथ वंश के बाद तुरंत जो है यहाँ पर हर्यक वंश शासन करता है, और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था, सबसे पहले हर्यक वंश का जो सबसे पहला शासक था, पहला शासक कौन हो जाएगा आपका? और अंतिम शासक, पहला शासक हो जाएगा आपका, एक मिनट रुकना, हर्यक वंश का आपका पहला शासक। यहाँ पर 3 राजा प्रसिद्ध होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहले अजातशत्रु, उदयन, और जो इसके संस्थापक थे, संस्थापक का नाम क्या था एक बार बताना है आपको? हर्यक वंश। यहाँ पर जो इसके अंतिम शासक होते हैं नंदीवर्धन, ठीक है। इसके बाद हर्यक वंश के बाद इसका जो अंतिम शासक होता है वो होता है नागदशक, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, नागदशक की जब हत्या होती है तो हर्यक वंश के बाद तुरंत जो है शिशुनाग वंश का प्रारंभ होता है, ठीक है। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश होगा, शिशुनाग वंश के बाद आपका आता है नंद वंश। अब नंद वंश के बाद यहाँ पर तुरंत मौर्य वंश प्रारंभ होगा। मौर्य वंश के बाद जो है आपका आता है शुंग वंश, और शुंग वंश के बाद जो है आपका आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बाद जो है आपका गुप्त वंश। ऐसे ही करके आगे धीरे धीरे वंश बढ़ता है, और यहाँ पर टोटल 32 राजाओं का शासन किया जाता है, 32 राजाओं के द्वारा मगध पर शासन किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ऐसे ही कुछ इनकी राजधानियों को लेकर के भी विवाद है। सबसे पहले देखना, जो मगध राज्य है, मगध की राजधानी सबसे पहले क्या होती है? राजगृह, जिसे कि आप लोग राजगीर के नाम से जानते हो। फिर बाद में इसकी राजधानी चेंज की जाती है, और इसकी राजधानी चेंज कहाँ पर की जाती है? पाटलिपुत्र की जाती है। पाटलिपुत्र किसके समय में किया जाता है? तो जो आपका हर्यक वंश था, हर्यक वंश में जो तीसरा राजा था उदयन, ठीक है, उदयन, इसका अन्य नाम उदयभद्र भी है, ये राजधानी को चेंज करता है, ठीक है। इसके बाद पाटलिपुत्र से चेंज करके मगध की राजधानी हो जाती है वैशाली, और ये कौन करता है? ये करता है शिशुनाग। ये वही शिशुनाग है जो कि शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। फिर बाद में जाकर के इस वैशाली से चेंज करके दोबारा इसकी राजधानी पाटलिपुत्र की जाती है, ठीक है। और पाटलिपुत्र कौन करता है? तो इसी का पुत्र करता है कालाशोक। तो इतने बार जो है मगध की राजधानी चेंज होती है। सबसे पहले राजगृह रहता है, राजगृह से पाटलिपुत्र किया जाता है, पाटलिपुत्र से वैशाली, और वैशाली से फिर बाद में पाटलिपुत्र कर दिया जाता है। तो यहाँ तक का जो स्टोरी है वो अपने कॉपी में लिख लेना, अपने हिसाब से नोट डाउन कर लेना। करते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अच्छा, यहाँ 20 तक ही क्वेश्चन है। तो चलिए, यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन हैं मैं समझता हूँ इसे आपने अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये सेशन कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि आज का जो सेशन है कैसा लगा, किन किन चीज़ों की हमें सुधार करने की आवश्यक है। फ़िलहाल में जो ये था, हमने सेशन नंबर 25 तक कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले का यदि आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखा होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगा, आप जाइए वहाँ पर प्लेलिस्ट पे विजिट करिए और जा कर के एक बार देखिए। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होगी। फ़िलहाल में कल जो हम करेंगे इससे आगे करेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे हम। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल के सेशन में। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी आगे आने वाला नोटिफिकेशन है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक प्राप्त हो। चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।